चलिए, हाँ जी, तो क्या करेंगे आज 501। 501 का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और 99% चांसेस हैं कि अगर पूछना हो कुछ 500 की सीरीज में, तो जो हमारा चैप्टर 4 है, तो चैप्टर 4 के अंदर काफी सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर वन ऑफ द वेरी गुड स्टैंडर्ड इज 501। ठीक है, तो आपका ये वाला कवर कर देगा, 501 कवर करेगा, 510, 505, इन तीन स्टैंडर्ड्स को बाय हार्ट लर्न करके जाना है, बाकी कुछ भी छोड़ सकते हो। मतलब छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वो सेकंड प्रेफरेंस में करना, पहले ये ए कैटेगरी में ये तीन स्टैंडर्ड्स आएंगे। चलो, तो 501 कौन सा स्टैंडर्ड है सर हमारा? 501 हमने बहुत बार करा है, बहुत अच्छे से करा है, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मार्क कर दूंगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में, लिख लेना। 501 में क्या है हमारा? ऑडिट एविडेंस। क्या करता है ये ऑडिट एविडेंस? स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। नाम मत भूल जाना, पेपर के अंदर कभी कभी 501 का नेम नहीं याद आता। ठीक है, ऑडिट एविडेंस तो कहां से लेके आना है? 500 से लेके आना है। ये तो यही होता है 500 की सीरीज ऑडिट एविडेंस। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? स्पेसिफिक कंसिडरेशन हमें देनी पड़ेगी फॉर कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को सर देनी पड़ेगी। क्यों आया था सर इसके अंदर? क्योंकि हमें पता चला था कि कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक चेक्स रिक्वायर्ड है, जिनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल्ड ऑडिट एविडेंस लेने का तरीका रिक्वायर्ड है, उसका हमें प्रोसीजर चाहिए था। हम एक टाइम पे क्या हो गए थे, हम एक टाइम पे आके फंस गए थे कि सर हम 330 के अंदर खड़े थे और हमने क्या करना था? एफएपी लगाना था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे सर हमें कौन सा प्रोसीजर लगाना है ये समझ नहीं आ रही थी। तो उसको समझ नहीं आने के लिए क्या करा, जब हम इन्वेंटरी की बात करने लगे, हम इन्वेंटरी को हमने क्या करना था? चेक करना था। तो पता चला यार इन्वेंटरी इतनी छोटी सी चीज नहीं है किसी कंपनी के लिए। उसके लिए वो क्या है, वन ऑफ द मेन जो पार्ट होता है कंपनी का, वो क्या होती है? उसकी इन्वेंटरी होती है। सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या हो सकती है? उसके अंदर मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो उसको चेक करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसे जनरिक कर लोगे, इंक्वायरी कर लो, ऑब्जर्वेशन कर लो। जो हमारे 500 के अंदर ऑडिट एविडेंस थे, वो हमें क्या लगे एक टाइम पे? वो हमें इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं लगे थे, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा प्रोसीजर कौन सा है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी क्या हुआ था? वो कह रहा था यार एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मैं सामने वाली पार्टी से ये पूछ लूं आपकी इन्वेंटरी कंप्लीट है या नहीं है, उससे क्या काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें रियलाइज हुआ क्या, कि सर इनफ नहीं है। क्या नहीं है सर इनफ? सर कम से कम जो 500 के अंदर आपने एविडेंसेस बताए थे, वो एविडेंसेस तो सर इनफ नहीं है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? तब आया निकल के कि हमें कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशंस देनी पड़ेंगी कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के केस में। बाकी सबसे जहां काम चलता है उन्होंने चला दिया 500 के अंदर, ठीक है, और छोटा मोटा ऊपर नीचे करके, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजों को ऑडिटर को बताना था कि भाई ये तेरे को ऐसे ही चेक करना है, इसके अंदर तू क्या नहीं कर सकता, इसके अंदर तेरे को ऐसा नहीं करना है कि तू सोचे कि मैं कम चेकिंग कर लूंगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो फिर निकल के आया क्या? फिर हमारे पास आया ऑब्जेक्टिव्स 500 आया बीच में, उसने बोला सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे आपको ऐसे 330 में, ताकि आप बस एस कर पाए आरओएमएम 500 में टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। 500 जो बोलता है, 500 आपकी हेल्प करता है कि भाई ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ताकि आप डिजाइन एंड परफॉर्म कर पाओ कि 500 कैसा ऑडिट एविडेंस चाहिए, उसके लिए क्या डिजाइन करना है, क्या होना चाहिए, मेरा ऑडिट प्रोसीजर कौन बताएगा। 330 के अंदर मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हुए कि मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टूडेंट है या नहीं है, कौन हेल्प करेगा? 501 बोलता है मैं हेल्प करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स। इन केसेस में वो बोल रहा है मैं तुम्हारी आके क्या कर सकता हूँ? हेल्प कर सकता हूँ। तो हमने बोला ठीक है यार, ये तो बढ़िया, अगर तू हेल्प कर देगा। किस किस एरिया में करेगा तो बता दो, 3 एरिया उसको कौन कौन से? सर इन्वेंट्री। वो कह रहा है मैं इन्वेंट्री में आके क्या कर दूंगा? तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लिटिगेशन एंड क्लेम्स में आके मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और सेगमेंट रिपोर्टिंग के केस में मैं कर दूँ तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो हमने पूछा कि क्या तू इन्वेंट्री के केस में क्या सारी हेल्प करेगा? मतलब इन्वेंट्री के अंदर हमारी कि कैसे आती है, कैसे जाती है, सब कुछ। वो कह रहा है देख, मेरा जो मेन मकसद है, जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है, वो होता है कि मेरे को एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करनी है। ऑडिटर को बोला जाता है कि आपको इन्वेंट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट की एरिया है, वो चेक करना है कि क्या इन्वेंट्री उस कंपनी के अंदर जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, वो जो हमारी ऑडिट एंटिटी है, क्या उसके अंदर एग्जिस्टेंस है या कंडीशन है या नहीं है। तो मतलब एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, और लिटिगेशन एंड कंप्लेंट्स होना चाहिए कंप्लीट। क्या आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स की? कोई ऐसा लिटिगेशन एंड क्लेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को पता हो, मैनेजमेंट को पता हो, लेकिन ऑडिटर को ना पता हो, ऑडिटर उसे चेक ना कर पाए। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट लिटिगेशन एंड क्लेम्स की लिस्ट किसको देनी चाहिए? हमारे को ऑडिटर को देनी चाहिए। और लास्ट में सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर क्या आता है, क्योंकि सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होके आता है इंडेक्स 108 से, तो उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक करने का काम किसको बोला गया है? ऑडिटर को बोला गया है, कि क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड क्या कहता है और क्या कंपनी ने वैसे किया है नहीं किया, मतलब एज पर एएफआरएफ पॉलिसीज, उनका एस्टीमेट सब कुछ वैसे का वैसा करा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर या नहीं किया। हे स्टैंडर्ड तू क्या कर ले, एक बार ऑडिटर तू क्या कर लेना, उसको चेक कर लेना। तो ऑडिटर को बोला गया ये 3 काम करने को। ऑडिटर का सबसे बड़ा फोकस किस पे रहेगा? बना लो, ध्यान रख लेना, मार्क कर लो यहाँ पे, ये 3 वर्ड्स के बिना कोई भी आंसर आप 500 का कंप्लीट नहीं कर पाओगे 501 का। पक्की बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये लिख के आना है पेपर के अंदर क्या, कि मेरा ध्यान किस पे रहेगा? मेरा ध्यान रहेगा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखने पे, कंप्लीटनेस पे,
और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पे मुझे मैनेजमेंट से जाके मांगना है, मुझे पूरी की पूरी लिस्ट दे दो लिटिगेशन एंड क्लेम्स की। मैं कहूंगा मुझे आपकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, आपकी कंडीशन चेक करनी है इन्वेंटरी की, ऐसे इन्वेंटरी नहीं मानूंगा मैं। और मुझे बताइए आपने कैसे प्रेजेंट एंड डिस्क्लोजर किया, अगर आपकी कंपनी के अंदर क्या यूज होती है, सेगमेंट रिपोर्टिंग आपने करी है तो। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेंटरी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट रिपोर्टिंग तो थोड़ा मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, कम चांसेस है उसके आने के। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है हमारा, पहले तो वो बोलता है कि ऑडिटर का क्या प्रोसीजर रहना चाहिए जब वो इन्वेंटरी को चेक करने जाए। सबसे बेसिक प्रोसीजर कह रहा है वो इन्वेंटरी का, मतलब 330 को जो मैं फैप देना है, एफएपी, वो कह रहा है मैं कहां से लेके आऊं। हमने बोला भाई यहां से लेके आ। अगर तू इन्वेंटरी चेक करने जाता है 500 के स्टैंडर्ड पे मत जाना, सीधा 501 के स्टैंडर्ड पे जाना और इस प्रोसीजर को उठा के करना। इससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट तूने मान के चलना है, तेरे ऑडिट के अंदर काम आने वाला है। उसने बोला ठीक है सर, मुझे बता दो क्या हो सकता है वो प्रोसीजर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तेरे को बता देता हूँ। तो मैंने बताने में क्या करा, पहले नंबर पे अटेंडेंस ऑफ द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट हमने पिया था। तो इसका क्या है, ईयूआईटी, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तो सिंपल प्रोसीजर है, अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। आपने पहले ऑर्डर को बोला गया जाइए और अटेंडेंस दीजिए वहां पे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है उस गोडाउन के आगे या उस जगह पे जहां पे मैनेजमेंट ने अपनी क्या रख रखी है, इन्वेंटरी रख रखी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले नंबर पे अटेंडेंस फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, ये है नंबर पॉइंट नंबर 1, एंड ऑडिट द इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। तो पहले तो जो बेसिक प्रोसीजर के 2 पॉइंट्स लिखे हैं वो कौन कौन से हैं, अटेंडेंस फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, पीआईसी बोलते हैं इसको, कि पीआईसी करके आना जाके। और साथ में जो भी तेरे पास पीआईसी के बाद तुमने क्या बनाया, आप तूने पीआईसी करने गया, आपने अपने सामने सारी की सारी, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, कोई पेटियां लगी हुई देखी हैं आपने कि हाँ भाई एक लेज है कंपनी, लेज लेज की कंपनी, उसकी सारी पेटियां लगा रखी हैं कि भाई ये हमारा माल है सर, ये हमारी नमकीन है, ये हमारा चिप्स है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वो लगा रखा है। अब तूने फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर ली। अब फिजिकल इन्वेंटरी काउंट के टाइम पे आप साथ में क्या लेते होगे, एक उनसे शीट भी लेते होगे कि सर दिखाइए आपके पास क्या इन्वेंटरी पड़ी है। तो आपको वो क्या है, वो आपका इन्वेंटरी का रिकॉर्ड है। आपने उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट इन्वेंटरी जो आपके सामने गोडाउन में पड़ी होगी। तो अगर हम सेकंड वाला पॉइंट पढ़े इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स में, तो वो तो क्या कह रहा है, वेदर रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स। तो सिंपल सी बात बोले कि भाई रिकॉर्ड के अंदर वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो एक्चुअल तुमने इन्वेंटरी को चेक किया जाके, मतलब मैच रिकॉर्ड्स एंड एक्चुअल इन्वेंटरी। अब अगर रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास 400 पेटी पड़ी है पूरी शीट के ऊपर, नीचे टोटल हो रखा है 400, तो सामने गिन के आना पड़ेगा आपको 400 ही होनी चाहिए। अगर वो 400 से कम है तो भी क्यों, और अगर वो 400 से ज्यादा है तो भी क्यों। तो उनके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट बोले सर ये जाने वाली हैं इसलिए यहाँ से हट चुकी हैं, मैनेजमेंट बोले सर ये वो वाली हैं जो वापस जाने वाली हैं, ये एक्सपायर हो चुकी हैं इसलिए हमारी लिस्ट में नहीं आ रही। कोई ना कोई इनके पास रीजन होगा, तो हमें वो रीजन को क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। तो पहले नंबर हमारा क्या आया, तो अगर आपको कोई बेसिक प्रोसीजर पूछेगा इन्वेंटरी, क्या लिखेंगे, अटेंडेंस फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट लिख के आएंगे और ऑडिट इन्वेंटरी रिकॉर्ड लिख के आएंगे। ये तो हमारा हो गया 2। अब कभी भी अटेंडेंस फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को आप क्या नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कहता है, ये कहता है फिजिकल इन्वेंटरी काउंट में क्या अटेंडेंस कैसे लेनी है मुझे, मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं कैसे लेनी है। इवैल्यूएट करूंगा मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स। पहले तो आईएनपी, आईएनपी क्या कहता है मेरा, कि पहले आप जाइए और इवैल्यूएट करिए, मैनेजमेंट को बोले लाइए आप पहले मुझे ना अपनी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर दे दिए कि आप किस तरीके से ये इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करते हो और कंट्रोल करते हो। वर्ड याद कर लो, वापस मौका नहीं मिलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस मेरे साथ साथ करना है क्या, कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि पहले तो मुझे आईएनपी करना पड़ेगा, किसका, आर एंड सी का, कि पहले तो मुझे आईएनपी क्या करना है। आईएनपी मतलब पहले मैं इवैल्यूएट करूंगा, उनको पूछूंगा तुम्हारे को क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और तुम्हारा क्या प्रोसीजर है, पहले मुझे वो देखना है। उसके लिए मुझे एक मैनुअल ला के देंगे वो, कि सर देखो हमारा ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये हम इनको बताते हैं काम, जो ये काम करते हैं हमारे यहाँ पे, ये एम्प्लॉय हमारे ये फॉलो प्रोसीजर करते हैं, ये रही हमारी इंस्ट्रक्शंस, ये रहा हमारा प्रोसीजर, इस तरीके से रिकॉर्ड होता है और इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं रिजल्ट्स को। मतलब रिकॉर्डिंग मतलब कैसे पेटी अंदर आते हैं, कैसे रखते हो, किस तरीके से अलग अलग करते हो। कंट्रोलिंग मतलब बाहर जा रही है तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल है, सेग्रीगेशन का क्या कंट्रोल है। तो ये सारे कंट्रोल्स हमें देखने पड़ेंगे, उनकी मैनुअल क्या बोलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, कि ऑडिटर इसको चेक करने के लिए क्या करेगा, तो इसलिए अच्छे से याद रखना है क्या, इवैल्यूएट करना है मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स। सेकंड, ऑब्जर्व द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। फिर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अच्छा ठीक है, अब आप उसके बाद क्या करते हो जरा मुझे दिखाना। अब मैं 500 की हेल्प ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नाम में ऑडिट एविडेंस लिखा था, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मैं देखूंगा मैनेजमेंट ये प्रोसीजर को करती कैसे है, ऑब्जर्व करूंगा कि क्या प्रोसीजर अच्छे तरीके से कर रही है, या प्रोसीजर के अंदर मुझे कुछ ना कुछ क्या लग रही है, डेफिशिएंसीज लग रही है, ये लग रहा है कि यार ये तो मैनुअल के हिसाब से कर ही नहीं रही है। तो पहले मैंने मैनुअल लेके समझ लिया इनका काम होना कैसा चाहिए। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पता चल गया मुझे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ठीक है यार इन्होंने ये काम तो ठीक करा, अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, इन्वेंटरी इंस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि इन्वेंटरी सही है नहीं। अब पेटियां तो बंद है, अब मुझे देखना तो पड़ेगा। इन्होंने बोला सर ये वाली हमारी नॉन मूविंग है, ये वाली हमारी स्लो मूविंग है, ये वाली हमारी एक्सपायरी में है, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा, तो मैं इंस्पेक्शन करूंगा।
अब इंस्पेक्शन में क्या करूंगा, गोडाउन के अंदर जाऊंगा, पहले नंबर पे आई एग्जिस्टेंस देखूंगा कि एग्जिस्टेंस क्या है, कि हाँ भाई पड़ी है, एग्जिस्ट करती है। दूसरे नंबर पे इवेल्युएट करूंगा कंडीशन कैसी है, आप बोल रहे हो ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सब जाने वाली है, ये आने वाली है, ये वाली स्लो मूविंग है, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, ये वाली एक्सपायर हो चुकी है। इस तरीके से तो मैं उसको क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा कंडीशन। और तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा टेस्ट काउंट, वही हमारा यहाँ पे भी बनता है परफॉर्म करना टेस्ट काउंट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 4 प्रोसीजर्स हैं, 4 हमारे ऑडिट प्रोसीजर हैं जो इन्वेंटरी के केसेस में एट द टाइम ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग हमारे को क्या करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। मतलब मैं गोडाउन में गया, सबसे पहले मैंने मैनुअल मांगी, उनसे क्या लिया, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स लिया, किसके लिए, फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग रिजल्ट, कि आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, कैसे कंट्रोल करते हो रिजल्ट्स को, ले लिया। दूसरे नंबर पे पहले मैंने वो पढ़ा और साथ में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा काम हो रहा है, ठीक है यार, ये कह रहे हैं पहले क्या करती है इन्वेंटरी रिकॉर्ड होती है, फिर ये लोग काउंट करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, ठीक है जी वैसा काम हो रहा है। अब उसके बाद इंस्पेक्शन करने गया, एग्जिस्टेंस चेक करी इन्वेंटरी की, हाँ यार 400 पेटी पड़ी लग रही है, ठीक है। इवेल्युएट करी कंडीशन, हाँ यार ये बोल रहे हैं ऑब्सोलीट 200 पेटी है, तो 200 पेटी ऑब्सोलीट लग रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, टेस्ट काउंट करके देख लिया, मतलब मैंने, इन्होंने बोला टेस्ट काउंट में क्या, अब इन्होंने बोला सर 10 वाली यहाँ पे जो पेटी पड़ी है वो 50 पड़ी है, जो 20 वाला हमारा प्रोडक्ट आता है उसकी पेटी पड़ी है वो 10 पड़ी है। इस तरीके से उन्होंने मेरे को अलग अलग बताया, तो मैंने उसके अंदर से किसी एक दो का क्या करके देख लिया, टेस्ट काउंट करके देख लिया कि हाँ यार मतलब सही लग रहा है मुझे, सब कुछ तो बढ़िया है। तो मेरा क्या होता है यहाँ पे, मेरा एफएपी जो मेरा नॉर्मल वाला जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है जिसके अंदर मुझे लगाना होता है, तो वो मेरा ये वाला प्रोसीजर था जो मुझे क्या करना होता है, अच्छे तरीके से चेक करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो ये वाला मेरा क्या आंसर था, ये वाला आएगा। पहले अगर आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछा जाएगा इन केस ऑफ इन्वेंटरी, क्वेश्चन के अंदर जाओगे, इन्वेंटरी ढूंढने लग जाना। जैसे इन्वेंटरी की बात हुई, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि कोई मशीन लिमिटेड की कंपनी है और उन्होंने क्या कर दिया, 1000 मशीन उनके पास क्या पड़ी है, उनके पास ऑर्डर आई है। तो ध्यान रखना कि मशीन, अगर मशीन वाली कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, उनका हो सकता है मशीन का काम क्या हो, इन्वेंटरी हो, जरूरी नहीं है वो पीपीई आइटम ही हो। पेपर में गलती होती है बहुत बड़ी, आप उसे क्या समझ लेते हो, यार ये इन्वेंटरी थोड़ी है, ये तो हमारा पीपीई है, ये तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती है, तो आप उसे नहीं करोगे। लेकिन अगर कंपनी का काम ही मशीनरी बनाने का है, तो उसके लिए तो मशीनरी की इन्वेंटरी होगी ना। तो इसलिए पीपी के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, चेक करना है कि कंपनी काम क्या करती है और वो ऑर्डर क्या कर रही है, क्या वो प्रोडक्ट उनके लिए नॉर्मल प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट उनके लिए बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट है। अगर वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में जाएगा तो ये वाला नहीं लगेगा, अगर वो इन्वेंटरी कैटेगरी में जाएगा तो समझ लेना आपको 501 का प्रोसीजर पूछा है उन्होंने, ठीक है। ये वाला दिमाग पूरा खुला रखना है और आंसर करके आना अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या लिख के आओगे कि हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिकॉर्ड से क्या कर लेंगे, मैच करके देख लेंगे कि वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर पहला खत्म हो जाता है, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर इन्वेंटरी, ठीक है। तो इसके अंदर एक छोटे-छोटे पॉइंट्स और, जैसे इसको डीप जाना होता है तो क्या, कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे मैनेजमेंट का अकाउंट प्रोसीजर्स, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर इन्वेंटरी चेक करोगे कि इन्वेंटरी रिलायबल है या नहीं है, चेक करोगे उसका ऑडिट एविडेंस रिलायबिलिटी के ऊपर लोगे कि हाँ यार रिलायबल लग रहा है या नहीं लग रहा। और जब आप इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स की बात कर रहे हो फॉर द आर&सी, तो आप क्या करते हो, कंप्लायंस चेक करते हो बेसिकली। तो ऊपर जो हमने ये वाली बात करी थी यहाँ पे, कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग जो आपने, इसका क्या आप कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि हाँ भाई जो ये इन्होंने प्रोसीजर बना रखा है उसका कंप्लायंस एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपको क्या करके आना होता है, चेक करके आना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने मार्क कर लिया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। कौन-कौन से मैटर्स रेलेवेंट है जब आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैंने फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना है, मतलब मैंने अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, और इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, या फिर मुझे जब प्लानिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो कौन-कौन से मैटर्स हैं जो मेरे लिए क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे पता चला कि मुझे इन्वेंटरी का क्या करने जाना है, यार मुझे ऑडिट करने जाना है और मुझे इन्वेंटरी चेक करनी है जाके, तो मुझे पता चल गया मुझे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करने जाना पड़ेगा। ऑडिटर को बोला है आपको ये करना ही करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया ऑडिटर को, कहा है करना ही करना है, तो मुझे करना पड़ेगा। अब उसमें पूछा है कि कौन-कौन से मैटर्स हैं जो रेलेवेंट है। अगर मुझे, फिर मुझे समझना पड़ेगा यार मेरे को क्या-क्या सोच के जाना पड़ेगा कि जब मुझे करने ही जाना है तो मेरे को एटलीस्ट मैं सही तरीके से तो करूँ उसको। तो आपसे पेपर में क्या आ सकता है, वो आपसे पेपर में पूछेगा मैटर्स और एग्जांपल्स बता दो, जब आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करने जाते हो तो किसको कंसीडर करते हो, जब आप अपना डिजाइन एंड परफॉर्म कर रहे हो, क्या ऑडिट प्रोसीजर, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर मत लिखाना। ऑडिट प्रोसीजर नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछेगा ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे कि क्या ऑडिट प्रोसीजर करेगा ऑडिटर जब उसे इन्वेंटरी चेक करनी है, ये पूछ रहा है तो ऊपर वाला आएगा। वो पूछेगा ऑडिट प्रोसीजर ने डिजाइन करना है अपना ऑडिट प्रोसीजर, कौन से मैटर्स के बेसिस पे वो डिजाइन करे। तो ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई ऑडिट प्रोसीजर को किस तरीके से डिजाइन करे, किस मैटर पे डिजाइन करे, क्या सोच के डिजाइन करे। हम कहीं आगे बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिख के आना है, 3 से 4 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे तरीके से एग्जांपल पूछ लेता है। ठीक है, तो कौन-कौन से? पहले तो नेचर ऑफ इन्वेंटरी, उसका प्रोसीजर डिपेंड करता है कि कौन सी इन्वेंटरी चेक करने जा रहा है। इन्वेंटरी पेटियां हैं तो सामने पड़ी होंगी। अब इन्वेंटरी के अंदर कुछ ऑयल है या कुछ ऐसा है, तो डिप डाउन करके जाना पड़ेगा, तो उसकी तरीका अलग होगा। तो पहले तो नेचर ऑफ इन्वेंटरी को देखेगा है कि वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेंटरी है या नहीं है। इज नेटवर्क गुड? साउंड क्लियर है ना?
यस सर। ठीक है, तो पहले नेचर ऑफ इन्वेंटरी चेक करी हमने, पहले नंबर पे याद रखेंगे, वर्ड सिंपल है। फिर इन्वेंटरी के साथ पहले इन्वेंटरी के पॉइंट कवर कर लो। इन्वेंटरी की हमने नेचर चेक कर ली, फिर चेक कर लिया स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, कि वो फिनिश प्रोडक्ट में पड़ी है या डब्ल्यूआईपी में पड़ी है। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मुझे कितना नजर आ रहा है उसकी बातों से, जो मैंने उसे सुना होगा जब मैं रैप लगा रहा होता हूँ, पार्टी से पूछता हूँ कि हाँ भाई आप क्या काम करते हो कैसे, तो मुझे वहीं से पता चल जाएगा और नेचर से भी काफी आइडिया लग जाएगा कि इनहेरेंट रिस्क है इसके अंदर या कंट्रोल रिस्क है इसके अंदर या डिटेक्शन रिस्क है इसके अंदर, तो मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर मुझे इंटरनल कंट्रोल्स पता चल जाएंगे, इन्वेंटरी स्टेटेड अच्छे हैं या नहीं है उससे पता चल जाएगा। फिर क्या वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन, पहला वाला पॉइंट देखो यहाँ पे भी आ गया, हर जगह लगेगा वो कि क्या उनके पास एक्चुअली में इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है भी हैं कि वो कैसे कंट्रोल रिकॉर्ड करते हैं। अगर वही नहीं होंगी तो पता चल जाएगा भाई यहाँ तो काम सही नहीं होता होगा। फिर टाइमिंग क्या है मेरी फिजिकल इन्वेंटरी काउंट की, मैं कब टाइमिंग करने जा रहा हूँ उसके बेसिस पे डिपेंड करता है मेरा प्रोसीजर क्या रहेगा। पहले जा रहा हूँ साल में और वापस बाद में जाना है तो प्रोसीजर अलग रहेगा। बिल्कुल एंड में जा रहा हूँ करने के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से और तरीके से प्रोसीजर करूंगा, तो टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर एक ये वर्ड अगर आपको याद रहा तो ठीक है, वरना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या फिजिकल परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कि कंपनी मेंटेन करती है, मतलब कंपनी बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करती है अपने अपने रिसीट्स वगैरह पे, जो इनके पास वो आते हैं रजिस्टर्स वगैरह आते हैं वो है, या सीधा कंप्यूटर सिस्टम में चढ़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है उनके पास, तो वहां पे रिकॉर्ड करती है। मतलब थोड़ी सी टेक कंपनी है या नहीं है। फिर लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी पे डिपेंड करती है इंक्लूडिंग मटीरियलिटी। तो बेसिकली इसके अंदर से आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट उठा लीजिए और उसका क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इन्हीं बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्या, कि हमारा ऑडिट प्रोसीजर, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर की इन पे डिपेंड करती है। आपसे पूछ सकता है मैटर, फैक्टर, एग्जांपल, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कि किसके बेसिस पे आप अपना क्या करोगे, अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे। तो आप बोलोगे नेचर ऑफ इन्वेंटरी पे करेंगे सर, टाइमिंग पे करेंगे सर, उसके बाद हमारा जो हमारी एडिकेट प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन उनको मिलती है वो सही है या नहीं है उस पर ध्यान, उस पर उसको देखते हुए करेंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे करेंगे, इंटरनल कंट्रोल कैसे है और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या नजर आ रही है उसके बेसिस पे मेरा क्या होना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसे ही पूछ सकता है कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेंटरी का ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपसे अदर देन ऑडिट प्रोसीजर्स, मैटर, एग्जांपल, फैक्टर, ये वो ये वाला आंसर लिख के आना है, एज क्लियर एज दैट। ठीक है, आई थिंक ये सिंपल है और हो भी जाएगा। अब आता है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पहले वाला क्वेश्चन नहीं आता जो फर्स्ट वाला अभी हमने पढ़ा, इन केस बाई चांस अगर वो नहीं आता, वैसे तो वही आएगा, अगर वो वाला नहीं आता इस केस में तो ये वाला क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इसी का कौन सा वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था कि पूरा ऑडिट प्रोसीजर बता दो। अब उसके अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा था मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स। तो अब वो आएगा कि मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर ऑडिटर क्या करता है, इवेल्युएट कैसे करता है, कौन से मैटर्स, कौन से एग्जांपल के बेसिस पे वो क्या इवेल्युएट करता है कि मैनेजमेंट एक्चुअली में अपनी इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, किसके लिए, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा अंदर जाके, तो इसलिए आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल बनाना हुआ ना तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्यों, क्योंकि आप ये वर्ड पढ़ोगे हो सकता है किससे रिलेट कर लो कि यार ये तो 501 का है और नॉर्मल वाला प्रोसीजर लिखा हो जो ऊपर था, वहां पे सिर्फ वो सिंगल पॉइंट है, वहां पे उसका प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, उसकी इवैल्यूएशन नहीं लिखी हुई। ऑर्डर को बोला है करते टाइम पे इसको ले लेना, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स को ले लेना, चेक कर लेना कि हाँ ऐसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बेसिस पे ऑब्जर्व करना, उसके बेसिस पे टेस्ट करना, उसके बेसिस पे इंस्पेक्ट करना। ये तो ऊपर वाला था, लेकिन उसके बेसिस नहीं कह रहा, यहाँ पे कह रहा है भाई आपके पास जो इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर आई उसको इवेल्युएट करो कि वो सही है या नहीं है, अरे उनका मैनुअल सही है या नहीं है, ये इवेल्युएट करने को बोल रहा है। तो पूछ रहा है कौन से मैटर एग्जांपल की बात करोगे, हमने बोला ठीक है ये भी देते हैं। मैटर्स रेलेवेंट इन इवेल्युएटिंग, कौन से मैटर्स रेलेवेंट है जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स, कि वो रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग के टाइम पे जो वो मैनुअल फॉलो कर रही है वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, वो सही है भी है या नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज, तो पहले वो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज एप्रोप्रिएट लगा रही है या नहीं लगा रही है। मतलब काउंटिंग का प्रोसीजर, रिकाउंटिंग का प्रोसीजर मैनेजमेंट क्या कर रही है, सही तरीके से कर रही है नहीं कर रही है। कंट्रोल एक्टिविटीज याद है 300 वाली शीट में पढ़ी थी हमने, 4-5 ऑथराइजेशन, ठीक है ना, रिपरफॉर्मेंस, ये सारे जो नीचे वाले पॉइंट्स है वही सारे की बात कर रहा है कि मैनेजमेंट के पास अच्छी खासी कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए पहले नंबर पे। ये है बढ़िया। फिर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब क्या है कि मैनेजमेंट को क्या करना, देखो जो मैनेजमेंट है, जो क्लाइंट एंटिटी है, उसको क्या करना चाहिए, जब तक उसको सेग्रीगेशन समझ में नहीं आएगी कि हमारी इन्वेंटरी अलग अलग पार्ट्स में कैसे है, इसका मतलब है कि उनको इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्लियर का मतलब क्या होता है, ये वाली इन्वेंटरी रॉ मटेरियल है, ये वाली इन्वेंटरी डब्ल्यूआईपी है, ये वाली इन्वेंटरी वर्क इन अपना फिनिश गुड्स है, ये ऑब्सोलीट है, ये नॉन मूविंग है। मतलब एक क्लियर सेग्रीगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का नेचर, उसको करने का तरीका अलग होता है। ये बिकने वाली है, ये बनने वाली है, ये भी काम चल रहा है, इसको ऑब्सोलीट करना है, राइट। तो इसका अलग अलग तरीका है। वही कह रहा है कि आपको, आपका इंस्ट्रक्शन और मैनुअल इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको क्या समझ आए, आप आइडेंटिफाई कर पाओ, मतलब देख पाओ क्या, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, कि भाई कौन कौन सी इन्वेंटरीज डब्ल्यूआईपी में पड़ी हैं। स्लो मूविंग आइटम्स, कौन सी वाली हमारी आइटम स्लो मूविंग है,
ऑब्सोलीट कौन सी हो चुकी हैं और कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो हमारी थर्ड पार्टी ने ओन कर रखी है, मतलब हमारे पास उसका सिर्फ पोजेशन पड़ा है लेकिन वो थर्ड पार्टी के बाद है। तो ये वाली हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारे इंस्ट्रक्शन और मैनुअल हमारे को बताना चाहिए ताकि जो भी बंदा इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़े, कोई नया लड़का आता है कंपनी रखती है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इतना क्लियर हो कि वो बंदा आराम से आइडेंटिफाई कर पाए, टैग दिया हुआ हो उसको, तरीका बताया उसको करने का, डेट दी हुई हो उसकी कि हाँ भाई इस डेट के बाद की दिखेगी तो पेटी को मान लेना ऑब्सोलीट है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर तो पहला वाला पॉइंट कौन सा आ गया, कंट्रोल एक्टिविटीज कंट्रोलिंग से रिलेटेड आ गया, ये हमारा आ गया आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। फिर प्रोसीजर टू एस्टिमेट द फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए उसके अंदर, मैनुअल के अंदर, जो हमें बताए कि हमें कैसे एस्टिमेट करना है फिजिकल क्वांटिटीज को, कि मैं जो मेरे सामने फिजिकल क्वांटिटी पड़ी है इसको मैं किस तरीके से एस्टिमेट करूं, किसको मैं पेटियों के फॉर्म में गिनूं उसको, या उसको मतलब वैल्यू के फॉर्म में गिनना है, मुझे कैसे एस्टिमेट करनी है फिजिकल क्वांटिटी, ये भी प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए। और कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ द इन्वेंटरी बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट हम सबको पता है 31 मार्च से पहले और बाद में, कुछ आया पहले और गया बाद में, तो उस वाले केसेस के अंदर हमारा क्या कंट्रोल है, कि बताना होना चाहिए कि भाई अगर आप 27 मार्च को कुछ कर रहे हो तो वो उसके उस टाइम पे आपको क्या कंट्रोल फॉलो करने हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा शीट में आपको लिखना है कि हाँ भाई ये जा 27 को रहा है, पहुंचेगा 4 तारीख को, या आपको किसी तरीके से बताना है या उसके ऊपर टैग लगाना है कि भाई ये इस साल का है, अगले साल में जाके पहुंचेगा। तो इस वाले केस के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले केस के अंदर देयर इज हाई चांसेस कि आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपके ऊपर वो कंट्रोल किसके अंदर मेंशन होना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, पेपर में देखने को मिल जाएगा, फिर उस टाइम पे सोचोगे कि यार एक दो पॉइंट नहीं याद आ रहे। ठीक है, अच्छे तरीके से मार्क कर लो। पहले नंबर पे क्या, कि सर जैसे ही मेरे पास इंस्ट्रक्शन आएंगी मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ूंगा, उसे इवैल्यूएट करने बैठूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि वो धंधा कंपनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा कर रही है, तो मैंने ऊपर चेक करा कि वैसा कर रही है या नहीं कर रही है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ जो ऐसा करना चाहिए वो तरीका सही है या नहीं है, वो तरीका पूछ रहा है, मैटर एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला, पहले नंबर पे कंट्रोल एक्टिविटीज नजर करूंगा कि भाई कंट्रोल एक्टिविटीज अभी काउंटिंग और रिकाउंटिंग किस तरीके से करते हो, एक बंदा काउंट करता है फिर दूसरा के रिकाउंट करता है, बढ़िया लग रहा है, कहीं गलती होगी तो मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। पहले नंबर पे एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज अप्लाई हो रही है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से बताई गई है, एक्यूरेट करते हैं या नहीं करती, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग दिया गया है, स्लो मूविंग अलग बताया गया है, ऑब्सोलीट अलग बताया गया और आइटम ओन्ड बाय थर्ड पार्टी अलग बताया गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद फिर हमने क्या, हमारा क्या प्रोसीजर है एस्टिमेट करने का, कि फिजिकल क्वांटिटीज किस तरीके से एस्टिमेट की जाती है, क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। और चौथे नंबर पे कौन कौन से कंट्रोल्स हैं हमारे किसके लिए, तो हमारी मूवमेंट ऑफ द इन्वेंटरी जो हमारी कट ऑफ डेट की पहले या बाद में जाती है, उसका हमारे लिए क्या अलग से क्या कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये भी। तो कंट्रोलिंग के 2 पॉइंट याद रखना, ऊपर क्या है, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग, उसकी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, तो मतलब रिकॉर्ड के 2 पॉइंट, कंट्रोल के 2 पॉइंट। कंट्रोल के 2 पॉइंट कौन से हैं, पहला कंट्रोल एक्टिविटीज, दूसरा कट ऑफ प्रोसीजर पे कंट्रोल, ये तो हो गया कंट्रोलिंग के 2 पॉइंट। अब आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन की वो उसे रिकॉर्ड सही तरीके से कर रहे हैं, डब्ल्यूआईपी यहाँ गई, स्लो मूविंग यहाँ गई, ऑब्सोलीट यहाँ गई, और दूसरा रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं जब वो फिजिकल इन्वेंटरी को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उनका क्या प्रोसीजर रहता है। तो 2 रिकॉर्डिंग के हो गए और 2 कंट्रोल के हो गए, लिख लो, ये हमारा सी का है, ये हमारा सी का है, ये हमारा आर का है, ये हमारा आर का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को 2 सी 2 आर। चलिए, उसके बाद हमारे आते हैं कुछ सिनेरियो जिसके अंदर हमारे को ऑडिटर को होती है, इधर-उधर इश्यू होता है कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो उसे करने के लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिनेरियो और जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा सिनेरियो नंबर 1, 2 और 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर बहुत कम आता है 2, 3 से। इंपॉर्टेंट अगर अगर पेपर थोड़ा टेक्निकल वाइज जाएगा, ठीक है, जो इजी पेपर था 501 का, वो उन 3 क्वेश्चंस के अंदर ऊपर खत्म हो जाना चाहिए। पहला कौन सा वाला, हमारा प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, दूसरा इंस्ट्रक्शन एंड उसको चेक करने के लिए आपको अपना कंट्रोल को चेक करने के लिए जो हमारा है रिकॉर्डिंग के लिए उसका क्या रहना चाहिए, मैटर एग्जांपल, और तीसरा नॉर्मल मैटर एग्जांपल जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर को डिफाइन करेगा, डिजाइन करेगा वो। तो हमने 3 क्वेश्चंस पढ़ लिए ऊपर। अब आते हैं क्या, कि फिजिकल इन्वेंटरी काउंट हमें करना पड़ रहा है अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला सिनेरियो क्या, कि भाई ऑडिटर बोल रहा है कि सर देखो, मैं जिस दिन मैंने डिसाइड किया था ना कि मैं फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करूंगा, मैं उस दिन तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी और दिन करना पड़ेगा। मतलब लेट से मुझे, मैंने सोचा था आज, और मेरे को आज से पता चल रहा है कि मैं आज से 20 दिन बाद कर पाऊंगा, मैं आज नहीं कर पाऊंगा, देयर इज अ गैप। अगर मेरे को ऐसा हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या कुछ एडिशनली करना है, या उस दिन जाके मैं अपना नॉर्मली ऊपर वाला प्रोसीजर करके आ जाऊं जो मैंने ऊपर डिसाइड करा था। तो मैं कहूंगा नहीं है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। क्या, ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स जो स्टेटेड इन पॉइंट 1, तो जो पॉइंट 1 में तेरे को ऑडिट प्रोसीजर बताए गए हैं, ईसीओ थी, वो आई थी, ये तो यही है, ठीक है ना, ये तो करना ही करना है जो ऊपर करा था, और साथ में तेरे को एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डेट ऑफ द पीआईसी एट द ईयर एंड। अगर तूने पीआईसी एट द ईयर एंड के टाइम पे क्या करी है, तूने डेट वगैरह चेंज करी है, पहले तुमने करना था लेट्स से 1 मार्च को, अब तुम्हें करना पड़ रहा है 20 मार्च को या 25 मार्च को, या उसके बाद करना पड़ रहा है किसी किसी रीजन की वजह से, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोसीजर करके देख लेना चाहिए, किस टाइम पीरियड के बीच के, सिर्फ उस टाइम पीरियड के बीच के जितने पीरियड का तुम्हारा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है।
ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मैनेजमेंट डिटरमाइन इन्वेंटरी बाय द एनुअल पीआईसी और मेंटेन अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की मैनेजमेंट बोले, अरे सर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे भी सब कुछ क्या करते हैं, सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं, अगर आप नहीं भी कर पाओगे चलेगा, हमें नहीं मैटर करता है कि तुम एनुअल पीआईसी करो या फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम में डालो परपेचुअल में, हमें करना ही करना है, हमें एडिशनल प्रोसीजर लगाने ही लगाने हैं, मैनेजमेंट अपनी इन्वेंटरी जैसे मर्जी रिकॉर्ड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले क्या आ गया, दो रीजन, पहले ऑडिट प्रोसीजर ऊपर वाला तो करेंगे ही करेंगे, प्लस अब क्या जुड़ गया इसके अंदर, एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिख के आना है आपको, एडिशनल प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। ये आपको वर्ड लिख के ही आना है, ये वर्ड मिस नहीं कर सकते। जब भी कभी भी अगर आपकी पीआईसी की डेट चेंज होती है, मूव होती है, तो उस टाइम पे वो क्या करना पड़ता है, नॉर्मल प्रोसीजर के साथ कुछ एडिशनल करके देखना पड़ेगा, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए, हाँ यार जो मैंने सोचा था वैसा वाला मैंने, और भी मैंने जो बीच का मेरा टाइम गैप आया था मैंने उसको भी ध्यान से क्या कर लिया ठीक। सर अब कैसे होगा वो, to obtain sufficient appropriate audit evidence whether changes in the inventory between the count date and the FS date are properly recorded। अब मुझे देखना पड़ेगा जब मैं काउंट कर रहा हूँ और जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्चुअली में डेट थी, अब उन दोनों के बीच का जो मेरा गैप है उसके बीच में क्या इन्वेंटरी सही तरीके से रिकॉर्ड, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा था मुझे, एग्जिस्टेंस चेक करनी है और रिकॉर्डिंग चेक करनी है कि भाई सही तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, वही चेक करूंगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, बस ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं मेरे बात आनी चाहिए। तो क्या एडिशनल प्रोसीजर करूंगा सर, पहले नंबर पे क्या कर सकते हो, खुद सोचो, अब आपके बीच में लेट से 20 दिन का गैप है, अब भाई आप हो गए यार ऐसा कर, तू मेरे को बता जिस दिन मैंने चेक करना उस दिन की तो एक तू मेरे को इन्वेंटरी का रिकॉर्ड लाके दे दे, अब आज का एक रिकॉर्ड लाके दे दे, अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों के बीच में रिकंसाइल करके देख लेता हूँ कि कितनी इन्वेंटरी तेरी क्या गई है, ज्यादा मूव हुई है, अब वो जो मूवमेंट हुई है मुझे उसके तो क्या लाके दे दे, सारे बिल लाके दे दे। तो मतलब बेसिकली मैं रिकंसिलेशन करना चाहता हूँ इन्वेंटरी बिटवीन द काउंट डेट एंड द बैलेंस शीट डेट, कि जिस दिन मैंने काउंट करा, जिस दिन मेरी बैलेंस शीट डेट थी, माना मैं उस दिन नहीं कर पाया, ठीक है, वैसे हमने कब करना होता है, ईयर एंड ऑडिट पे करना होता है, पीआईसी बिल्कुल पास में बैलेंस शीट डेट के, अब मैं नहीं कर पाया और मुझे बैलेंस शीट डेट के बाद करना पड़ रहा है, लेट्स से 20 दिन बाद हो गए, तो मैंने चेक करना पड़ेगा कि आज इन्वेंटरी की फिगर जो शो कर रही है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आज की फिगर से वापस जाना पड़ेगा उस फिगर पे जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ला मेरे पास सारे बिल लिया, अब तक 20 दिन में क्या करा है तूने, मैं इसको हटाता जाता हूं और अपनी एक्चुअल फिगर चेक करके देख लेता हूं, और उस दिन अगर तेरी फिगर से मैच कर गई तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, बैक ट्रेसिंग कर रहा हूं उसकी, तो रिकंसिलिएशन मेरे लिए बहुत आसान तरीका है। और एक्यूरेसी एंड चेंजेस इफ एनी आर प्रॉपर और नॉट, अगर उसके अंदर कोई चेंज वगैरह हुआ है तो क्या वो चेंज वगैरह सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे क्या करके देखने पड़ेंगे, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल तरीका है, अरे भाई अगर 20 दिन का गैप आ गया, 20 दिन को रिकंसाइल कर लो, जो उस दिन होना चाहिए था और जो आज है उसके बीच में जो हुआ उसके रिकॉर्ड्स ले लो, टैली कर लो, उसको रिमूव करो, अपनी बैलेंस फिगर को मैच करो, मतलब आपके पास स्टार्ट भी है और आपके पास एंड भी रिजल्ट आ रहा है, बीच में आपके पास माइनस प्लस नहीं है, तो माइनस प्लस की कैटेगरी को मिलाओ और आप टैली करके देख लो सब कुछ सही तरीके से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो पहले नंबर पे रिकंसिलेशन का वर्ड आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, रिकंसिलेशन करके देखेगा ऑर्डर बिटवीन द काउंट डेट एंड द बैलेंस शीट डेट। और दूसरा, टू ऑब्टेन एसएई एंड टू कंक्लूड वेदर पीआईसी इज करेक्टेड और नॉट, ऑडिटर ऐसे परफॉर्म सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर टू एट एन इंटरिम डेट। तो वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, 330 में जो हमारे पास आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना, मतलब फैब की बात कर रहा है, डिटेल में चेकिंग करने की बात कर रहा है, कि वो क्या कर सकता है, डिटेल में चेकिंग भी कर सकता है, किसके ऊपर, एट एन इंटरिम डेट। इंटरिम डेट मतलब जिस दिन के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो इंटरिम डेट बन जाती है उसके ऊपर, आफ्टर वेरीफाइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंट्रोल ओवर द चेंजेस इन द इन्वेंटरी। और वो मैं कब कर सकता हूँ, जब मुझे पता होगा, पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपकी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, जो मेरे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं इन्वेंटरी के ऊपर, अगर वो सही है या नहीं, अगर मुझे लगे यार कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स एक नंबर है, अगर मैं लेट भी हो गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं फिर भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि इन्वेंटरी के इंटरनल कंट्रोल्स बहुत बढ़िया है, अगर ऐसा है तो भी आप क्या कर पाओगे, डिटेल में चेकिंग कर पाओगे, जो भी एट इंटरिम डेट, जो भी आप इंटरिम डेट क्या करते हो डिसाइड करते हो उसके ऊपर भी, ठीक है। लेट से आप उस दिन नहीं कर पाए जिस दिन करना था, तो आप एक इंटरिम डेट डिसाइड कर लेते हो कि यार इस दिन करूंगा, 20 दिन बाद लेट से, तो 20 दिन बाद के अंदर आपको पता है आपको क्या देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है तो पूरा पूरा चांसेस है वो 20 दिन में उन्होंने क्या कर दिया होगा, कोई झोल कर दिया होगा, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो बेसिकली अगर आपकी डेट लेट हो जाए तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, सर नॉर्मल वाला ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेगा, एडिशनल प्रोसीजर फॉलो करने जाएगा, एडिशनल के अंदर आएगा, तो एडिशनल के अंदर उसके बाद दो तरीके हैं सर क्या करने के लिए, पहले उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस किस चीज के लेने हैं, काउंट डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के बीच में क्या सब कुछ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कोई बिल मिस नहीं होना चाहिए, कोई एंट्री फालतू नहीं जानी चाहिए, ये चेक करना है। कैसे करेगा, रिकंसिलिएशन करके करेगा, सारे के सारे इनवॉइसेस मंगा लेगा, सारी की सारी एग्जिट एंट्रीज मंगा लेगा, सारी की सारी इनवर्ड मंगा लेगा, कौन सी इन्वेंट्री आई, कौन सी इन्वेंट्री आई, कौन सी स्टोर पड़ी है, सब कुछ चेक करके रिकंसाइल करके देख लेगा और एक्यूरेसी चेक कर लेगा कि एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर उसको पहले वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, क्या वेरीफाई करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, और उसके बेसिस पर अगर उसे लगता है बढ़िया है तो इसका मतलब वो क्या करके देख लेगा, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर करके देख लेगा, आईसी
अच्छा होगा तो वैसे ही कम प्रोसीजर करना पड़ेगा इंटरिम डेट पे, मतलब हमारी फर्दर चेकिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा टीओसी बढ़ गया है तो हमारा टीओडी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर उस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं होगी तो टीओडी बढ़ जाएगा, इफेक्टिवनेस अच्छी होगी तो टीओडी कम हो जाएगा। तो यही हमारा काम होगा करने का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, वो तो नॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें, आपके पास रजिस्टर वगैरह था तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, अब आप सब कुछ कहाँ मेंटेन करते हो, हम सर सब सिस्टम में मेंटेन करते हैं, हम कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं रखते। ये आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर भी समझ लो कभी कभी नाम आ जाता है, कंफ्यूज कर देता है। अगर आपके पास आया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, मतलब आपने अब ऐसा सिस्टम बना रखा है, एक देखो यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन्वेंटरी दैट रिकॉर्ड्स द सेल और परचेज ऑफ इन्वेंटरी इमीडिएटली थ्रू द यूज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड पॉइंट। तो आपने बेसिकली कंप्यूटराइज्ड पॉइंट है, जैसे सेल होती है कंप्यूटर बुक हो जाती है जाके। अगर ऐसा वाला सीन है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि क्या टू चेक वेदर जो हमारे परपेचुअल रिकॉर्ड है, अब उसके अंदर ही हमें देखना पड़ेगा भाई तुम्हारी एग्जिट और एंट्री सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही, प्रॉपर्ली एडजस्टेड होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए। अगर आप इन्वेंटरी डायरेक्टली कंप्यूटराइज पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, तो वो प्रॉपर्ली एडजस्ट कर रही है ना सेल और परचेज को, सेल के बाद माइनस कर देती है, परचेज के बाद ऐड कर देती है, ये सब कर रही है कि नहीं कर रहा सिस्टम, हाँ रिलायबल है या नहीं है, और रीजन फॉर द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नजर आते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके रीजन जाने पड़ेंगे मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट बोलती है सर देखो ऐसा होता है, जो आप अभी देख रहे हो ना, ये आज की इन्वेंटरी की सेल है, ये इन्वेंटरी हमारी जो आज सेल होती है वो 24 घंटे बाद सिस्टम में अपडेट होती है, कल इसका बैलेंस सही दिखेगा। अगर ऐसा है तो फिर मेरे को समझना पड़ेगा उसको, तो मुझे वो रीजंस लेने पड़ेंगे अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मुझे शो होती हैं तो। इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या था ऊपर, ये एडिशनल प्रोसीजर, और वो एडिशनल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, रिकंसिलिएशन, एक्यूरेसी, और हमारा इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, और उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, अपने सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना। दैट्स इट, इतना सा आंसर लिख के आना है और आपका आंसर बन जाएगा। अब तक का क्लियर है या नहीं, यस नो, जल्दी जल्दी, यस सर। ऑल गुड सबको? यस सर। किसी को तेज लग रहा है तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं इससे स्लो जाऊंगा तो बहुत स्लो जाएगा। अभी तक के लिए हमने क्या करे, 4 क्वेश्चन कवर करें बहुत प्यारे से। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द इंपॉर्टेंट वन। चलिए, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नॉट सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, मतलब मैं 5 जो इस दोनों सिनेरियोज हैं, सेकंड और थर्ड, ठीक है, मतलब बस एक बार ही रीड कर लोगे, दैट्स इनफ, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। 1.5 डे पे जो मार्क कर रहा है, सिर्फ स्टार्ट स्टार वाले वही मार्क पढ़ के जाने, सारे पढ़ के नहीं जाने, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें छोटा कर रहा हूं। अभी तुम्हारी रिवीजन पड़ी है तो कर लो, लेकिन जो 1.5 डे पे जाओगे तो जो मैंने मार्क करवाया बस स्टार वाले क्वेश्चन उतने ही पढ़ के जाने हैं, ज्यादा नहीं लेना है लोड, ठीक है, ये क्लियर रखना। चलो, अटेंडेंस एंड, अब क्या कह रहा है दूसरे नंबर पे, कि वो कह रहा है यार अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंट इम्प्रैक्टिकेबल है। मतलब पहले तो मेरा क्या हो रहा था, पहले तो मैं उस दिन नहीं लगा पाया जिस दिन कर रहा था, पर मैं कर सकता था। अब तो रीजन आ रहा है मैं कर ही नहीं सकता, तो ना करने के रीजन कौन से हैं, नेचर ऑफ द इन्वेंटरी ऐसी है, वो भाई ओल्ड माइंस है, पोखरान में जाके क्या है, हमारी माइन खुली हुई है, वहां पे मैं जाके नहीं कर सकता, नेचर ऑफ द इन्वेंटरी ऐसी है, वो जिस चीज को ऑडिट करने को कह रहे हैं वहां मैं डिटोल कर सकता, माइन के अंदर नहीं मैं जा सकता, मेरी मेरी लाइफ को खतरा, अगर ऐसा पूछा तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ द इन्वेंटरी पोखरान में है जी, थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर, भाई वहां पे रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। या फिर जनरल इनकन्वीनियंस है, वो कह रहा है कि भाई मैं जा नहीं सकता, मेरे को गाड़ी नहीं है, ये रीजन दे रहा है। और फिर डिफिकल्ट टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, या तो डिफिकल्टी है उसको करने के लिए, या फिर टाइम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व लग रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ रीजन है। तो ये तो 3 रीजन कौन कौन से जो ऑल्टर से दिए जाते हैं, ऑल्टर रीजन है, ऑल्टर ये रीजन दे रहा है, तो भाई देखो नेचर ऑफ इन्वेंटरी वाला रीजन तो जस्टिफाइड है। अगर इन्वेंटरी ऐसी है जिसकी नेचर ऐसी है कि आपको लगता है कि ये चेक करने के लिए आपको नहीं आप कर पाओगे, वो रीजन ही ऐसा है, तो आप उसे सिर्फ रिकॉर्ड से ही देख सकते हो, तो फिर जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको फिजिकल इन्वेंटरी काउंट इम्प्रैक्टिकेबल हो जाती है, और नेचर ऑफ इन्वेंटरी केस में वो काम भी करती है, पर उसका इन्वेंटरी प्रॉपर तरीके से समझ आनी चाहिए, हाँ सर वो हो ही नहीं सकती काउंट, फिर तो बढ़िया है। दूसरा, लोकेशन ऑफ द इन्वेंटरी, भाई थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर आएगा तो भी जायज है, भाई मैं अपनी लाइफ का रिस्क लेके ऑडिट नहीं करने जाऊंगा, इतना जरूरी भी नहीं है ऑडिट की अपनी लाइफ का रिस्क लेके करने लग जाऊं, राइट, या तो मैं लूंगा ही नहीं फिर ऑडिट, पर आपको करना तो पड़ेगा, मैंने बोल रखा है आपको, दिया ही किसी, मान लीजिए सीएनएजी नहीं है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन आप बिना जाए कर सकते हो, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, वीडियो कॉल के बेसिस पे, बट एवर यू फील राइट। लेकिन जनरल इनकन्वीनियंस होगी, ये रीजन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऑडिटर को बोला जाता है ये वाला रीजन कोई चलेगा नहीं, गाड़ी नहीं है, कोई किसी और दूसरी गाड़ी मांग और जाके ऑडिट करके आ, तो ये रीजन तो नहीं चलेगा। डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, देखो ये वाले रीजन ऐसे होते हैं जो ऑन द बेस ऑफ ऑडिट टू ऑडिट डिपेंड करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑडिटर को यहाँ से ये नहीं कहा जाता कि तेरे को छोड़ दिया जाएगा बिकॉज तू कह रहा है यार बहुत टाइम लग जाएगा सर, बहुत डिफिकल्ट ऑडिट है सर, या कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा, और यार मेरा उतना ज्यादा इतना पैसा नहीं मुझे मिल रहा, ऐसा वाला काम नहीं चलेगा। उसके लिए ऐसे 200 बोलता है एनी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर देखो, या फिर उसके अगेंस्ट अगर तुम कह सकते हो कि हम बेटर कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस ले आएंगे, मतलब कोई और प्रोसीजर करके ऑल्टरनेटिव मैं इसके जैसा इस वैल्यू का इससे बेटर ऑडिट एविडेंस लाके दे सकता हूं, उस केस में हम तुम्हारा ये वाला रीजन मानेंगे, वरना ये वाला रीजन तुम्हारा नहीं मानेंगे। ये कंडीशन पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है। आप बोल रहे हो टाइम ज्यादा लगेगा, हमने मान लिया, क्या आपके पास कोई और अच्छा ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है तो मत जाइए,
लेकिन अगर नहीं है तो चुपचाप उठिए और चले जाइए, व्हाटएवर टाइम इट टेक, व्हाटएवर कॉस्ट इट टेक और व्हाटएवर डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू डू। तो बस आपको यही याद रखना है कि रीजन कौन-कौन से हो सकते हैं जब वो इम्प्रैक्टिकेबल की बात करता है और कौन से जायज है और कौन से नाजायज है। जायज में कौन सा है, नेचर ऑफ द इन्वेंटरी और थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर बिकॉज़ ऑफ द लोकेशन। अदर देन जनरल इनकन्वीनियंस आता है जिसमें नहीं आता, उसको नहीं काउंट करना है। और दूसरा डिफिकल्ट टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्वड, अगर वो बोल रहा है, अगर ये रीजन दे रहे हैं तो मानोगे तभी अगर उसके पास कोई एनी अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए और वो बेटर कॉरबोरेटिव ऑडिट एविडेंस दे रहा हो, अदर देन कि उसकी एश्योरेंस क्या होनी चाहिए, रीजनेबल जैसी होनी चाहिए। अगर रीजनेबल नहीं जा रही, लिमिटेड जा रही है, तो आप उसे बोलोगे जाके ऑडिट करके आ। ठीक है, तो ये वाले रीजन आपको बस याद रखने हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर बस सिंपल सा यही प्रोसीजर बता रखा है कि क्या, कि वो इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कर लेगा। अब बताइए, देखो अगर वो कहता है सर जायज रीजन में आता है, क्या जायज रीजन है, सर मेरी थ्रेट टू द सेफ्टी है, वो जगह ऐसी है जहां पे हमें नहीं जाना चाहिए, इस टाइम पे बहुत दंगे वगैरह चल रहे हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है तो रहने दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 500 वाले पे चले जाइए। 500 एक पीछे हट गया तो क्या आएगा, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन को हटाओ, 500 के स्टैंडर्ड के नाम से, तो क्या बचता है, ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस पे चले जाओ, 500 उठाओ। 500 में क्या बोलता है, इंस्पेक्शन कर लो यार डॉक्यूमेंट्स की ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ द स्पेसिफिक इन्वेंटरी आइटम एक्वायर्ड। वो कहेगा भाई ऐसा कर, मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेज दे, जो भी तेरी सेल हुई है ना, जब भी मैंने अब तक, मैंने लास्ट तेरी जो मैंने पीआईसी करी थी, अगर मैं वो भी नहीं कर पाया तो अब तक मुझे क्या दे दे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेज दे, मैं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे देख लूंगा तेरी कितनी इन्वेंटरी है, तेरी कितनी इन्वेंटरी गई, कितनी पड़ी है, तेरी बुक्स के हिसाब से मैं क्या कर लूंगा, अपना ऑडिट कर लूंगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेंटरी के टाइम पे कोई प्रोसीजर नहीं होता तो पूछ सकते हैं क्या प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स करेगा। ठीक है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड द कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी, क्या करेगा, इन्वेंटरी। सब उसको क्या चेक करना है, उसको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना है, उसे चेक करना है एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, बुक्स के अंदर इन्वेंटरी नजर आनी चाहिए और सामने हो सकता है वीडियो कॉल पे देख ले, हो सकता है फोटोज मंगवा ले, हो सकता है किसी और ऑडिटर को भेज दे कि भाई तू वहां पे पास में बैठा, तेरे तो पास ही है, तू जाके देखा। किसी भी तरीके से वो क्या कर लेगा, उसकी एग्जिस्टेंस को मैच करके देख लेगा विद द डॉक्यूमेंट्स जो वो बोल रहे हैं, और कंडीशन की, कंडीशन सही है नहीं है, एटलीस्ट उनकी बुक्स के अंदर अलग अलग कंडीशन नजर आनी चाहिए। ठीक है, और फिर कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर और द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। और दूसरा उसके पास तरीका कौन सा है, वो कंपैरिजन कर सकता है इस बार के रिकॉर्ड्स को पिछली बार के रिकॉर्ड से, कि हाँ भाई इस बार कुछ इतनी इन्वेंटरी थी, इस बार इतनी कम क्यों होगी, इतनी ज्यादा क्यों होगी, या फिर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में भी इन्वेंटरी के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में लिखा होता है, उसके में भी काउंट के बारे में लिखा होता होगा, उसने भी किया होगा इन्वेंटरी को चेक, तो उसने क्या बोला है उसके बेसिस पे भी वो क्या कर पाएगा, चेक कर पाएगा। तो हमारे पास अच्छे खासे क्या है, ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है। तो अगर हमारे इतना भी हमने लिख दिया तो हमारा काम बन जाएगा। सिंपल पॉइंट ये लिखेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स देखेगा, चेक करेगा कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसे मिलना चाहिए, किसके लिए, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन होनी चाहिए इन्वेंटरी की, अगर वो मिल गई तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, कंपैरिजन कर सकता है प्रीवियस ईयर के साथ, या फिर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को भी चेक कर सकता है। उससे उसका क्या काम बन जाएगा, उसका ऑल्टरनेटिव। अगर क्वेश्चन में आ जाए क्या, कि क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है ऑडिटर के पास जब उसका इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए जाना ऑडिट के लिए, तो आप बोलोगे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर लो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी के ऊपर, कंपैरिजन करो प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट के साथ, और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ भी क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। इसके बेसिस पे आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, कैन नॉट अवॉइड द फिजिकल वेरिफिकेशन। वो कह रहा है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते फिजिकल वेरिफिकेशन को। और एंड एई विल बी लेस देन द परसुएसिव। वो कह रहा है कि भाई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे देखो पिछले साल की रिपोर्ट ही नहीं है, पहला ऑडिट है, इंटरनल ऑडिटर हायर नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होता कंपनी के ऊपर, फिर क्या करें, फंस गए। अब तो कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी काम नहीं कर रहा, और ऑडिट एविडेंस भी लेस देन परसुएसिव जा रहा है, कर कैन नॉट, तो फिर उस केस में आप कैन नॉट अवॉइड फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर आप क्या नहीं कर पाओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन। देखो आपने वही वाला आंसर है ऊपर, अगर आपके पास अच्छा प्रोसीजर ऑडिट एविडेंस नहीं है अदर देन दैट जो आपको करना था, मतलब मेरे को कुछ कोलैबोरेटिव लेके आओ, करो सर मेरे पास नहीं है कोलैबोरेटिव, तो भाई फिर जाके करके आओ, हमें नहीं पता। बट व्हेन इट इज एक्चुअली इम्प्रैक्टिकेबल, बट सर बात वो है एक्चुअली इम्प्रैक्टिकेबल है सर, नहीं कर सकते, क्यों, सेफ्टी पे बात आ रही है मेरी, क्या करूं, एंड डज नॉट गिव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और मेरा प्रोसीजर दे भी नहीं रहा, मतलब मैं दोनों तरफ से ही फंस गया, ना जाके कर सकता हूं, ना ऑल्टरनेटिव में कोई काम बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो 705 में जाइए, मॉडिफाई द ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द लिमिटेशन। फिर तो स्कोप ऑफ द लिमिटेशन है भाई, ना जाना अलाउड है, ना आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, ना आप मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाना चाह रहे हो, ना मेरे को डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहे हो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, सिंपल मेरे से रिपोर्ट चाह रहे हो, मैं नहीं दूंगा, मैं 705 में जाऊंगा और क्या कर दूंगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा कि भाई लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट से मैं ऑडिट नहीं कर पाया। ऑल्टरनेटिव मेरे पास मैंने करके देखा, वो मेरा काम नहीं करा, नॉर्मल वाला मैं कर नहीं सकता था, मेरी सेफ्टी पे बात थी, जो मैंने मैनेजमेंट से मांगा वो मैनेजमेंट दे नहीं रही थी, तो इसी वजह से मैं अपना ऑडिट यहीं पे क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। पहले आप विड्रॉ के बारे में सोचोगे, विड्रॉ नहीं पॉसिबल होगा, तब आप उस वाले केस में क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। चलिए, तो ये वाला काट देना, यहाँ से आपको मैंने पहले बताया था, 2 बार रिपीट हो गया था ये पेज। ठीक है, तो बातें तीसरे पे, थर्ड वाला।
इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी ऑफ द एंड कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी। अब आता है तीसरा वाला कि सर जो इन्वेंट्री है ना, वो तो मेरी किसके कस्टडी है, कंट्रोल किसके पास पड़ी है, थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, ठीक है ना। इन्वेंट्री हमारे पास नहीं पड़ी है, इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। मैनेजमेंट के पास जाता हूँ, मैनेजमेंट के गोडाउन में खोलता हूँ और देखता हूँ सारा खाली है। मैंने कहा भाई तुम्हारी इन्वेंट्री क्या है? उन्होंने मुझे बोला सर वो तो हमारी वेयर हाउस में पड़ी है, वो तो हम वेयर हाउस में रखते हैं, हम अपने पास तो लेके ही नहीं आते, हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है इन्वेंट्री कैरी करने की, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, वेयर हाउस में सही रहता है। तो कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द क्वांटिटी कंडीशन, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, फिर उसके मेरे को कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ऐसे 505 में जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, लेटर भेजूंगा कि भाई आपके पास क्या इस कंपनी की इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, वो कहेंगे हाँ सर पड़ी है, टैली करूंगा और बढ़िया हो जाएगा अगर रिकॉर्ड मैच कर गए तो। अदर प्रोसीजर्स, या फिर मैं कोई अदर प्रोसीजर भी लगा सकता हूँ और परफॉर्म कर सकता हूँ इंस्पेक्शन। तो मेरे पास क्या प्रोसीजर दी, मेरे को दो प्रोसीजर दिए आपको। पहले नंबर पे अगर आपकी कस्टडी, आपका सामान, आपकी इन्वेंट्री क्लाइंट की किसी और के पास पड़ी होगी, तो आप ऐसे 505 का यूज करके कंफर्मेशन ले लीजिए, वो मिल जाएगी। किसके बेसिस पे लोगे कंफर्मेशन, याद रखना, अगर आपने सिर्फ कंफर्मेशन लिखा नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप एसेंस भूल गए किसका, क्वालिटी एंड कंडीशन का, कि भाई आपको उनके पास पूछना सिर्फ ये नहीं है कि पड़ी है से काम नहीं चल रहा है, क्वालिटी एंड कंडीशन पूछिए। क्योंकि आपने ऊपर क्या चेक करना था, एग्जिस्टेंस और उसी कंडीशन चेक करनी थी कि भाई सही है या नहीं है। तो क्वालिटी एंड कंडीशन के बारे में क्लियर कट अपने आपके आपको जो लेटर आप देंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, रिक्वेस्ट लेटर, उसमें पूछेंगे कि भाई क्वालिटी सही है, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, कंडीशन क्या है, सब कुछ पूछने के बाद अगर तो क्वांटिटी पूछनी है ताकि एग्जिस्टेंस का पता चले, और कंडीशन पूछनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लो, भूल जाओगे, अभी भी बोल रहा हूं कि सर ये हमें याद रखना है, देख के जाना है सुबह सुबह अगर देखना ही है तो, ठीक है। अगर ये पूरा देखोगे तो ये वर्ड नहीं मिस करना है। और अदर ऑडिट प्रोसीजर कर सकता हूँ या फिर परफॉर्म कर सकता हूँ इंस्पेक्शन। तो मेरे को दूसरा वाला मेथड दिया, कोई और प्रोसीजर अवेलेबल है तो वो कर लो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इंस्पेक्शन परफॉर्म करके देख लो जाके, ठीक है। इन केस ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड दैट रेज डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपी, कंसीडर ओएपी इन अदर कंडीशन। अगर मुझे लगता है कहीं भी क्या, कि मुझे लगता है यार मेरे को ना पता नहीं कोई विश्वास सा नहीं हो रहा उनके जो भी वो उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, कि ये सामने वाली मैनेजमेंट और वो मिली जुली लग रही है, मुझे लग ही नहीं रहा वहां कोई इन्वेंट्री पड़ी है, पता नहीं मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, या मुझे लगता है कि मुझे इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डाउट हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, कोई और अदर ऑडिट प्रोसीजर, मुझे लगता है कि मैं खुद जाके इंस्पेक्ट करूं, किसी और को भेज के इंस्पेक्ट करवा लूं, तो मैं कोई भी अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या कर सकता हूं, लगा सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, वैसे मैं कुछ छोड़ता तो नहीं हूं। एग्जाम्पल्स, अब क्या आ रहा है कि मुझे यार पता नहीं क्यों मुझे उसकी इंटीग्रिटी मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, मैनेजमेंट बोल रही है मेरा थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, बट मुझे नहीं लग रहा वो थर्ड पार्टी के पास कुछ भी पड़ा है। बट मैनेजमेंट कह रही है, मेरे वो रिकॉर्ड दे रही है, हाँ भाई इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, बट मुझे नहीं हो रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वेंट्री हेल्ड बाय टीपी वेयर हाउस रिसीट। मैं कहूंगा जरा दिखाना अपनी वेयर हाउस की रिसीट, जब आपने इनकी वेयर हाउस रिसीट काटी होगी ये सामान एंटर करने के लिए, आपके पास होगा कुछ ना कुछ, दिखाइए। फिर रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टीज व्हेन प्लेजर कोलेटरल, अगर आपने कोई कोलेटरल वगैरह पे रख रखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूं कंफर्मेशन अदर पार्टी से कि भाई बताना आपके पास कोलेटरल पे पड़ा या नहीं पड़ा। ऑब्टेनिंग अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट और सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट, अब ऐसा भी हो सकता है ना उसके पास भी ऑडिटर होगा, वेयर उसके पास, हम 402 के स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं सर्विस ऑडिटर, तो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकता हूं कि उसकी रिपोर्ट के अंदर भी तो मेरी इन्वेंट्री के बारे में कुछ कहानी आ रही होगी, वो दिखा दो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैं वहां पे चेक कर सकता हूं कि अच्छा उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना अच्छा है, उसके से मुझे भरोसा हो जाएगा कि मेरी इन्वेंट्री सेफ है, मतलब मेरी क्वांटिटी और एग्जिस्टेंस बढ़िया है। और लास्ट में अटेंडिंग और अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड द टीपी, या फिर मैं कह सकता हूँ भैया तो मैं खुद जाके उस वेयर हाउस में चेक करके आऊंगा, या मैं अपनी जगह पे किसी और ऑडिटर को भेज दूंगा कि भाई जाके फिजिकल इन्वेंटरी करा, मेरी वाली इन्वेंटरी जाके चेक करा, तभी मुझे भरोसा हो जाएगा। तो ये वाले कौन से प्रोसीजर हैं, वो वाले प्रोसीजर जब आपको सामने वाली थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी और उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट होता है, या फिर बोल लीजिए कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इट कम्स टू कि थर्ड पार्टी के पास हमारा सामान पड़ा है। पहले नंबर पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन काम करती है, बढ़िया, अगर उससे आपको सेटिस्फेक्शन हो गई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रोसीजर है। अगर उसके अलावा आपको नहीं होता और स्टिल आपको भरोसा नहीं हो रहा इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स करने का, तो आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट वगैरह पे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ पुख्ता सबूत चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पे लगाएंगे। पहले नंबर पे डॉक्यूमेंट से काम चलता है, रिसीट मंगा लीजिए, चल गया बहुत बढ़िया। नहीं चलता, कोलेटर में पड़ा है तो कोलेटर के लिए कंफर्मेशन ले लीजिए, उससे भी नहीं चलता तो क्या कर लीजिए, ऑडिटर की रिपोर्ट ले लीजिए, वहां वाले सर्विस ऑडिटर की या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में उनसे पूछ लीजिए कि भाई सब कुछ बढ़िया या नहीं है, सेफगार्ड वगैरह है या नहीं है। और अगर फिर भी काम नहीं चलता तो लास्ट में ऑर्डर के पास ऑप्शन बचता है कि भाई खुद उठ के चला जा या किसी को भेज दे और करा। तो अगर आपके पास ये वाला प्रोसीजर आपको याद रखना है ताकि आप एंड में क्या कर पाओ, लिख पाओ इसको, इतना भी लिख दोगे तो एक प्रोसीजर ये सेफ है कि भाई खुद जाके कराइए या किसी को भेज दीजिए, इससे आपके पास बेटर नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि आप खुद चेक कर लो किसी चीज को तो उसके ऊपर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा इन्वेंट्री आता है। ये अगर आपने लिखना है तो लिख लो, वैसे तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट, मैं कोई स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर हाँ, जो हमारा ये वाला था कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, इसको जरूर स्टार मार्क कर लेना, पेपर के अंदर आ सकते हैं कौन से 3 रीजन हो सकते हैं कि 501 के हिसाब से जब उसे इम्प्रैक्टिकेबल होगा, तो वो वाले क्वेश्चन आ गया तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन से रीजन है हमारे। तो यहाँ हमारी क्या हो जाती है, यहाँ हमारा इन्वेंट्री हो जाता है एरिया बिल्कुल खत्म। अब आते हैं हमारे बिल्कुल सिंपल 2 एरिया, क्या है हमारे, लिटिगेशन एंड क्लेम। तो अब तक वाला हमारा इंपॉर्टेंट खत्म हो चुका है, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे 2 स्टार।
ठीक है, नज़र से निकल भी गए तो ठीक है, नहीं निकले तो भी ठीक है। लिटिगेशन एंड क्लेम पे आने के चांसेस बिल्कुल कम है। तो अब लिटिगेशन एंड क्लेम की कहानी मेरी कब से शुरू हो जाती है सोचो, जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता हूँ, जब मैं समझ रहा होता हूँ एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, 315 के अंदर जाता हूँ, 315 जब शुरू करता हूँ, आरएपी लगाना शुरू करता हूँ, उसी टाइम पे ऑडिटर की निगाहें शुरू हो जाती है, ढूँढना, बातें शुरू हो जाती हैं, लोगों से पूछना, उनके एम्प्लॉइज़ के बारे में बातों से समझना या किसी से इस तरीके से क्वेश्चन करना कि मुझे पता चल जाए क्या कोई लिटिगेशन एंड क्लेम कंपनी के ऊपर आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो मुझे ये करना है, तो मुझे 315 के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे जानना होता है क्या अक्रॉस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, कोई भी कोई लिटिगेशन और क्लेम ऐसा मुझे नजर आ रहा है जिसके अंदर मेरी एंटिटी इन्वॉल्व है। ये मुझे क्या करना होता है, 315 के टाइम पे मैं शुरू कर देता हूँ अपनी कहानी ढूंढने की। ऑडिटर क्या करता है, उसके बेस पे डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करता है ऑडिट प्रोसीजर। अब उसे जैसे पता लगेगा, अगर मिलेगा तो डेफिनेटली उस हिसाब से प्रोसीजर बनाएगा, नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से प्रोसीजर बनाएगा। टू आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितनी है रिलेटेड टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साथ के साथ ही जितना मुझे रिस्क नजर आ रहा होगा उसके बेसिस पे मैं 330 के अंदर वाला अपना प्रोसीजर क्या करने लग जाऊंगा, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करने लग जाऊंगा। ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है फैब की बात। फैब कहां से आएगा, वो कह रहा है रैप से आएगा। अब रैप के अंदर जो मेरे को मिलेगा उसके बेसिस पे मैं अपना फैब क्या करने लग जाता हूँ, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करने लग जाता हूँ। आई थिंक अब आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये रैप और फैब किस तरीके से साथ साथ चलते हैं। अब कह रहा है इसके अंदर बस प्रोसीजर प्रोसीजर याद कर लो यार, और कुछ नहीं याद करना। सर क्या करेगा, डिजाइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसे आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूड द इन हाउस लीगल काउंसिल। पहले नंबर पे वो कैसे जान सकता है, कैसे जान सकता है क्या, किन लीगल मैटर्स के अंदर मेरी मेरी ऑडिट करने वाली एंटिटी इन्वॉल्व है। वो पूछेंगे आपसे कि कौन कौन से ऑडिटर के पास प्रोसीजर अवेलेबल है, किस कौन कौन से मैटर या बेसिस अवेलेबल है, कुछ भी पूछ लें लिटिगेशन एंड क्लेम्स के अंदर कि किस बेसिस पे ऑडिटर को पता चलता है कि मुझे क्या कौन से मेरे पास क्या लगते हैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स के अंदर मेरी एंटिटी आती है। पहला इंक्वायरी, इंक्वायरी करेगा किससे, मैनेजमेंट से। 500 वाले स्टैंडर्ड लगते हैं पूरे, 500 वाले इंक्वायरी कर लो, किसी मैनेजमेंट के बंदे से पूछ लो, एम्प्लॉयर से पूछ लो, या फिर हमने क्या करा था 210 में बोला होता है ना कि मुझे किसी का भी एक्सेस चाहिए होगा बंदे का तो आप मुझे दोगे, जिससे मुझे जो पूछना है। उसके अंदर कौन आता है, इन हाउस लीगल का काउंसिल भी आ जाता है। कोई भी आपका इन हाउस लॉयर है उससे पूछ लो कि भाई इंक्वायरी कर लो, भाई कोई भी ऐसा लिटिगेशन एंड क्लेम है जहां मेरी एंटिटी इन्वॉल्व हो, हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा। नहीं मिला आगे बढ़ो। रिव्यूइंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी एंड बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल काउंसिल, जितनी भी मीटिंग्स हुई है जिसके अंदर किसी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को बुलाया गया या टीसीडब्ल्यूजी के पास किसी मुद्दे पे बात हुई, किसी कस्टमर के रिलेटेड, किसी कस्टमर क्वेरी के रिलेटेड, कुछ भी ऐसा हुआ, उसको रिव्यू करके आपको क्या पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि मेरे को कौन कौन से लिटिगेशन एंड क्लेम्स है। फिर यहाँ पे आ गया मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख रहे हो, यहाँ पे आ गया इंक्वायरी कर रहे हो और रिव्यू कर रहे हो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट का। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सब कुछ पता चल जाता है। आपका एक लीगल एक्सपेंस अकाउंट खुला हुआ होगा, उसके अंदर से आउटवर्ड आपको पैसा जाता हुआ दिखेगा साल के अंदर 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, और वो किसी ना किसी किसके पास जा रहा होगा, किसी लॉयर को जा रहा होगा, किसी कस्टमर को जा रहा होगा जिसको मैं सेटल करने पड़ेंगे ड्यूज। इसका मतलब हमारे ऊपर क्या चल रहा है, कोई लिटिगेशन एंड क्लेम चल रहा है। बस ये 3 प्रोसीजर याद रख लेना बाय हार्ट। कौन कौन सा, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से या विद इन एंटिटी किसी से भी करनी हो, एक्सटर्नल इन हाउस लीगल काउंसिल से करनी हो वो भी चलेगी। दूसरा, रिव्यू करेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स विद द टीसीडब्ल्यूजी बिटवीन द एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में जो भी मीटिंग्स हुई उसको रिव्यू करके उनका मिनट से मुझे समझा देगी अच्छा क्या बातें हुई हैं। और रिव्यू करूंगा मैं लीगल एक्सपेंस का अकाउंट से, मुझे पता चल जाएगा क्या कोई लिटिगेशन एंड क्लेम में मेरी कंपनी फंसी हुई है या नहीं फंसी हुई। And any audit evidence regarding other relevant considerations such as valuation or measurement, LNC 540 provide the great guidance। ये करने की जरूरत अभी आपको नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। हाँ, ये वाला एक छोटा सा क्या, इफ ऑडिटर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, अगर ऑडिटर को लगता है हाँ भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो एग्जिस्ट करती है, 315 में कुछ एम्प्लॉय से सुन के ये तो पता चल गया कि कोई ना कोई लीगल इंक्वायरी तो है कंपनी के ऊपर, लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं बिल्कुल, और अदर मटेरियल एलएनसी एग्जिस्ट, या फिर कोई और मुझे लगता है कोई मटेरियल लिटिगेशन एंड क्लेम एग्जिस्ट करता है, मतलब मुझे आरएपी ने 315 ने ये तो श्योर कर दिया कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। इन एडिशन टू द एपीस परफॉर्म्ड, और जो मैंने ऊपर एपी परफॉर्म करे होंगे जो मैंने, प्लस में क्या कर सकता हूँ, सीख कर सकता हूँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ऊपर मैंने जो बात करी थी रिव्यू के अंदर देखो मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्ट बात करूंगा, क्यों, वो मेरा एक्स्ट्रा प्रोसीजर में आता है, नॉर्मल प्रोसीजर में नहीं आता। बहुत क्लियर हो ना दिमाग से, देखो मेरे वाले बच्चों को इतनी क्लैरिटी ना हुई तो कोई फायदा नहीं है मेरे से ऑडिट पढ़ने का। क्या, जो मेरे नॉर्मल वाले प्रोसीजर थे उसके अंदर मैंने बोला मैं इंक्वायरी करूंगा तो इन हाउस लीगल काउंसिल से करूंगा। वर्ड सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, इन हाउस, मेरे अंदर का जो कंपनी ने इंटरनल लॉयर है भाई, ये तो कंपनी के कोई इंप्लॉय है, उससे बात कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जाने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको बोल सके कि यार मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, पहले आपको अश्योरेंस चाहिए कि हाँ भाई एक्चुअली में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। ये आपको 315 के टाइम पे नहीं पता चलेगा, पहले सब कुछ करने के बाद पता चलेगा। तो पहले आपने इंक्वायरी करी होगी इंटरनल से, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मैनेजमेंट से मिलने आया होगा, उसकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे वो रीड करे होंगे आपने, पर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने की बात देखो पूरे यहाँ पे स्टैंडर्ड में कहीं भी नहीं करी, कहीं भी नहीं, तीनों में। ठीक है, इसलिए ये प्रोसीजर क्या नहीं है मेरा, ये वाला प्रोसीजर मेरा एडिशनल नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है मेरा। अब आया आगे कि भाई मेरे को ऊपर से लगा यार एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है,
अब ऊपर वाला रीजन मेरे को लग रहा है, लेकिन अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत ये है कि मुझे वहां से कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके बेसिस पे मैं क्या कर पाऊं, कोई अपना डिसीजन ले पाऊं। असेसमेंट तो हो गई है, बट अभी भी मैं क्या नहीं कर पा रहा, कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं। तब मैं क्या कर रहा हूं, तब मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन टू द एपीज परफॉर्म लिखा हुआ है, देखो क्लियर, इन एडिशन टू द एपीज परफॉर्म, ऊपर वाले एपीज के एडिशनली आप क्या कर रहे हो, मतलब आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर पे जा रहे हो और वहां पे क्या कर रहे हो, सीख कर रहे हो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप बोल रहे हो मैनेजमेंट की मुझे तेरे भाई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अब डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट बोलती है सर वो ऐसे डायरेक्टली नहीं होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वो मुझे भी पता है, तो इसलिए क्या कर दे, लेटर ऑफ इंक्वायरी, आओ लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाओगे, प्लस प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट बनाती है क्या, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाती है। इंक्वायरी किसके साथ, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को भेजी जाती है, एक लेटर मैनेजमेंट की बनाई हुई, सेंट बाय द ऑडिटर, ऑडिटर सेंड करता है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मैनेजमेंट को पता है कौन है, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट आप एक लेटर बना के दे दो, सेंड मैं कर दूंगा, रिक्वेस्टिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द ईएलसी। आप उसमें रिक्वेस्ट करते हो कि हेड ईएलसी मुझे आपसे मिलना है। लेटर ऑफ इंक्वायरी डिजाइन्ड बाय द ऑडिटर होता है, डिजाइन ऑडिटर करता है कि उसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें लिखता है कि मुझे सारे के सारे लिटिगेशन क्लेम्स के बारे में जानना है, मेरे पास बस इतनी सी लिस्ट है, अगर आपके पास कोई एक्सेल लिस्ट होगी तो प्लीज लेते आना, उसके अलावा कुछ जो मिसिंग है, जो मुझे नहीं पता, मुझे आप प्लीज बता देना। ऐसी पूरी डिजाइन करके लेटर ऑफ इंक्वायरी मैनेजमेंट से बनवाता है, प्रिपेयर्ड मैनेजमेंट करती है, सेंड ऑर्डर करता है, डिजाइन ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द ईएलसी। छोटा सा प्रोसीजर है लेकिन 4 पॉइंट में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये करने के बाद और ऑडिटर क्या करता है, उसको भेज देता है, और उसके भेजने के बाद ऑडिटर क्या करता है, उसके साथ फिर टैली करके देख लेगा, जो वो बताएगा कि हाँ भाई ये मेरे पास लिस्ट है, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कितने लिटिगेशन क्लेम कंपनी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला पैराग्राफ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बट अगर छोटा सा बस ऊपर ऊपर से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, कि भाई अगर कोई भी पोटेंशियली हमारे से मटेरियल लिटिगेशन एंड क्लेम्स क्या ना हो जाए, मिस ना हो जाए, ठीक है, जो नोन है मैनेजमेंट को, या मैनेजमेंट को पता है मैनेजमेंट हमें नहीं बताए, ऐसा कुछ भी क्या ना हो जाए, मेरे से मिस ना हो जाए। इसलिए मैं यूजुअली क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ भाई, पर्पस मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन का ये रहता है, कुछ भी मेरे से पोटेंशियली जो मुझे लगता है मटेरियल हो सकता है वो मुझसे छूट ना जाए, ठीक है ना, ड्यूरिंग द कॉस्ट आर रीजनेबल। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझसे मिस हो जाए और जिसकी वजह हमें बाद में मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा मतलब की पेनल्टी पड़नी पड़े। दूसरा फिर टाइप्स ऑफ द लेटर ऑफ द इंक्वायरी, अगर आप लेटर ऑफ इंक्वायरी की बात करोगे तो दो टाइप की होती है, एक जनरल इंक्वायरी होती है, एक स्पेसिफिक इंक्वायरी होती है। जनरल इंक्वायरी कौन सी होती है, जिसके अंदर आप नॉर्मली जनरल इंक्वायरी करते हो एज एन एडिशनल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन द पर्पस डिफाइंड अबव, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कॉस्ट। बेसिकली हमारा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन अंदर होता है कि भाई कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है जिसको जो मैनेजमेंट को बियर करनी पड़ सकती है, बस मुझे उतना उतना बता दो मोटा मोटा, कि अगर हम हार जाते हैं केसेस तो कितना मैनेजमेंट के ऊपर बर्डन आएगा, लेट से 20 लाख का नुकसान हो, बता दो, ताकि मुझे गोइंग कंसर्न के ऊपर सोचना है तो मैं सोच पाऊं। अगर वही अमाउंट 20 करोड़ रुपए की है तो मेरे को सोचना पड़ेगा, यही 20 लाख रुपए की, यही 2 लाख रुपए की, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो जनरल इंक्वायरी में तो आप नॉर्मली क्या करते हो, एडिशनल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, जनरल इंक्वायरी कर लेते हैं कि भाई मेरे ये सामने आया है, इसके अलावा कुछ तो नहीं है, एक बार बता दो। स्पेसिफिक इंक्वायरी में इट इज अनलाइकली दैट ईएलसी विल रिस्पॉन्ड टू द जनरल इंक्वायरी, क्योंकि जनरल इंक्वायरी के ऊपर ईएलसी कभी क्या नहीं करते, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपको एक स्पेसिफिक इंक्वायरी बतानी पड़ती है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टिंग प्रोहिबिशन फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी टू विच ईएलसी बिलोंग्स, और जरूरी नहीं है बताएगा, क्योंकि ईएलसी के ऊपर भी हो सकता है, उसे वो शेयर करने की इजाजत नहीं है, अपने प्रोफेशन की वजह से वो नहीं कर सकता। दैट में सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी, तो आप उसे लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजते हो, उस जितना वो बता सके एटलीस्ट वो उतना बता दे। और लिस्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम्स, आप उसे कहते हो भाई मेरे को एक लिस्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम्स भेज दे बस तू, कि तेरे पास कौन कौन से लिटिगेशन एंड क्लेम की लिस्ट है जो मेरे क्लाइंट एंटिटी के ऊपर लगता है तेरे को कि एप्लीकेबल है, क्योंकि भाई मैं जिसके अंदर फॉल कर रहा हूँ वो भेज दे। वेयर अवेलेबल मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम, और तूने क्या असेसमेंट करी है उस आउटकम की, तेरा क्या एस्टिमेट है कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी अगर हम हार जाते हैं, वो भी भेज दे, ठीक है। और जो क्या है कि रिक्वेस्ट ऑफ द डब्ल्यूसी टू कंफर्म द रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट, और जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है, ये जो तीन चार मुझे बताए हैं, इस मैनेजमेंट ने बोला ये 20 लाख का टोटल मेरे को नुकसान हो सकता है, क्या ये सही है, एक बार मुझे इसके बारे में भी कंफर्म कर दो प्लीज, और फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। इफ अगर तुझे लगता है लिस्ट इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो मुझे क्या दे दे तू लाके, जो तेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मुझे लाके दे दे। तो ये क्या प्रोसीजर है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ बात करने का तरीका है। उसके बाद क्या क्या पूछते हो, ये वो है, बहुत बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, फॉर द इंटर फाइनल के लिए बहुत टॉप कैटेगरी में आता है, आप लोगों के लिए बहुत लीस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसलिए तो फाइनल वालों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए जनरल इंक्वायरी होती है जिसका रिस्पॉन्ड में यूजली नहीं आता। स्पेसिफिक इंक्वायरी बहुत जरूरी है, उसके अंदर आप पूछते हो कि भाई मुझे स्पेसिफिकली क्या चाहिए तुझसे, अगर तेरी लिमिटेशन में नहीं है कि हाँ तू नहीं बता सकता तो बता दे। स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या इंक्लूड करती है, लिस्ट मांग लो। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट की असेसमेंट उसको सामने रख दो कि मैनेजमेंट बोल रही है इतने का नुकसान होगा, तू क्लियर हाँ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और अगर इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो भाई रीजनेबलनेस है या नहीं, पहले तो इस पे आंसर दे दे, और अगर रीजनेबलनेस नहीं है या है, उसके अलावा अगर तेरे को लगता है जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है वो इनकम्प्लीट है तो मुझे इनकम्प्लीट लिस्ट लाके भी प्लीज प्रोवाइड कर दे। ये हम किससे रिक्वेस्ट करते हैं, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से रिक्वेस्ट करते हैं। बस फिर तो ऑडिटर की रिपोर्टिंग आ जाती है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है आपको तो मॉडिफाई कर दो, अगर आपके पास नहीं मिला, मैनेजमेंट कहते हैं नहीं सर हम तो परमिशन नहीं देंगे बात करने की आपसे, ठीक है, या फिर आपको प्रोहिबिटेड बाय लॉ वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ऑडिटर इज अनेबल, और ऑडिटर को लगता है यार फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, क्योंकि आप मैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर आप मुझे करने ही नहीं दे रहे हो। अगर ऐसे वाला सिनेरियो बनता है तो फिर आप क्या कर दीजिए, आप मॉडिफाई ओपिनियन कर दीजिए एज पर ऐसे 705 विड्रॉ सोचो या फिर डिस्क्लेमर दे दो। एज पर 700 आप ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो। हाँ ये तो कुछ नहीं है ऑडिटर रिपोर्ट को,
हाँ, अगर ऑडिटर के पास स्टेटस आता है एलएनसी अपडेट का, अगर ऑडिटर को लगता है कि ऑडिटर को उससे पहले कोई लिटिगेशन क्लेम के ऊपर कोई अपडेशन आती है, ठीक है? उसे पता चलता है यार कुछ अपडेट हुआ है, पहले 5 लाख का नुकसान हो रहा था, 3 लाख का ही होगा या 5, 6, 8 लाख का होगा, तो उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, उसे अपडेट कर लेना चाहिए साथ के साथ में। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक हमारा रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग लो मैनेजमेंट से भाई सारे के बारे में कि तूने मुझे सारे के सारे क्या एक्चुअल एंड पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम्स रेलेवेंट टू द एफएसटी कि तूने मुझे सारे के सारे एक्चुअल जो एग्जिस्ट करते हैं और पॉसिबल जो हो सकते हैं वो सारे के सारे तुमने मुझे क्या कर दिए हो, बता दिए हो। ये मेरा काम है, तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने डिस्क्लोज कर दी ऑडिटर को अकाउंटेड एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ और प्रॉपर्ली तरीके से डिस्क्लोज कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर कर दिया और डिस्क्लोजर कर दिया और दूसरा मेरे को भी डिस्क्लोज कर दियो सारे के सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स एक्चुअल वाले भी। और अगर आपको कोई पॉसिबल लग रहा है जिसके बारे में आप बातें कर रहे हो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कि यार ये क्लेम हो सकता है हमारे ऊपर, वो सारे के सारे मुझे क्या होने चाहिए, पहुंच जाने चाहिए। इसकी आप क्या ले लेते हो, एक डब्ल्यू लेके खत्म करते हो। ठीक है, तो ये वाला हमारा पूरा क्या होता है, हमारा सेकंड वाला लिटिगेशन एंड क्लेम्स। इंपॉर्टेंट सिर्फ कितना है, वो ऊपर वाले 3 प्रोसीजर है जो नॉर्मल थे, प्लस जो मैंने एक एडिशनल प्रोसीजर बताया था जिसके अंदर आपने सीक करनी होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द ईएलसी, उसका क्या प्रोसीजर होता है, बस इतना याद कर लेना, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, अंदर इतना जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा इधर बन जाता है ये 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं एक 7 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 7 के अंदर ये 3 प्रोसीजर प्लस ये एडिशनल प्रोसीजर यहाँ तक का, बस इतना याद करना है। सीएसएस वाला पार्ट जरूरी नहीं है करने के लिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बनता है वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं नीचे की तरफ ट्रायंगल वो बना देता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू एएफआरएफ अब हमारा क्या आता है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हमारी इंडिया 108 बोलती है आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको वैसे ही देनी पड़ेगी जैसे वो करने को बोलता है हमारा स्टैंडर्ड। जैसे शेड्यूल 3 उसी क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करना है, वैसे ही करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को क्या करना है, उसको यही चेक करना है क्या कि भाई सब कुछ एज पर एएफआरएफ है या नहीं है। उसको यही करना है कि एसएए रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि भाई जैसी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बोली गई इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ वैसा है या नहीं है, भाई सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करी है या नहीं करी, यही प्रोसीजर है। तो क्या करेगा, फर्स्ट ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इंटरपाइनिंग। पहले तो भाई मेरे को देखना पड़ेगा आपने डिटरमाइन कैसे करी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, आपने कौन से मेथड अंडरस्टैंड करे। इवैल्यूएट मेथड्स लाइकली टू बी रिजल्ट और एज पर इंडियाज के अपने एज पर इंडिया जैसे मेथड होते हैं वही वाले करे, या फिर टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड, आप एक बार टेस्ट वगैरह करके देख लोगे मेथड का कि यहाँ से वही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। और परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर और ओएपीज इन द सर्कमस्टांसेस, या फिर आप क्या कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब पिछली बार से कंपेयर करके देख लो इस बार की सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही, या फिर कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर करके भी देख सकते हो जिसके बेसिस पे आपको क्या पता चल जाए कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है, मतलब एज पर एएफआरएफ होनी चाहिए। याद कर लो, प्रोसीजर छोटा सा ही है, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं। क्या अंडरस्टैंडिंग करेंगे मेथड की कि भाई किस तरीके से आपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करी है, पहला पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स। दूसरे पॉइंट पे इवैल्यूएट, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे, इवैल्यूएट करोगे मेथड जो एज पर एएफआरएफ आपने जो मेथड है वो इवैल्यूएट करके देख लोगे वैसे ही लगाए हैं, और कुछ टेस्ट वगैरह करके देख लोगे एप्लीकेशंस को कि हाँ भाई सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके देख लोगे, या फिर आप कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव है तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब अदर की बात करी है, कुछ है तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सर क्वेश्चन एक छोटा सा, क्या हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड दैट आर लाइकली टू रिजल्ट इन द डिस्क्लोजर। वो जो ऊपर आपने बोल तो दिया, क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स, ये वाला पॉइंट, ये सर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। अब वो कौन कौन से हाउ, तो आप क्या कर सकते हो, सेल एंड ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ द इंटर सेगमेंट अकाउंट्स। तो वैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या होता है, अलग अलग अपनी अपनी आपने आपस में सेगमेंट्स में आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, कोई इधर से भेज रहे हो, उधर से भेज रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा भाई जितनी भी सेल एंड ट्रांसफर वगैरह में करी है एलिमिनेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी एंटिटी तो एक ही है। अगर आपने अपनी ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट कुछ भेजा तो अपनी कंपनी के अंदर ही है, तो इंटर सेगमेंट अमाउंट से होनी चाहिए, एलिमिनेट हो जानी चाहिए। ये देख लो। फिर एलोकेशन ऑफ द एसेट एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट। अब आप क्या करते हो, अगर आपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों ने पता नहीं शायद फाइनल में होती है, आप लोगों ने करी है नहीं करी, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमें एलोकेशन करनी पड़ती है किसकी, एसेट एंड कॉस्ट की, अलग अलग सेगमेंट के बेसिस पे, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो वो सही तरीके से हुई है नहीं हुई है। कंपैरिजन विद द बजट, आप कंपैरिजन कर लोगे बजट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ में। और लास्ट में आप कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड्स, आप प्रायर पीरियड्स वगैरह के साथ एक बार क्या कर लोगे, चेक कर लोगे कुछ भी इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बहुत है हमारे लिए। एक यहाँ पे क्या था, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की, वो अलग अलग सेगमेंट वाइज नहीं होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल ही होती है। ठीक है, तो वो कोई भी स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के बेसिस पे करता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर होल सेगमेंट रिपोर्टिंग में अलग अलग हमारे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहेगी, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। पूरी सेगमेंट उसके अंदर चाहे 4 हो 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें स्टैंड अलोन बेसिस पे हम नहीं करते प्रोसीजर, हम लोग ऐसे लगाते हैं प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पे लगाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा 501 हो जाता है प्रॉपर तरीके से खत्म। आई होप ये समझ आ गया होगा, और कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो।